हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पद के बारे में जो कि भारत सरकार का लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। ठीक है, ऐसे पद की आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं इसके आधार को। ठीक है, देखिए हमारे भारत में जो व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था है? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारत में है लोकतंत्र मौजूद, और लोकतंत्र मतलब स्पष्ट होता है कि जनता का शासन। अब होता क्या है, जनता यहाँ पर अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करती है। ठीक है, और वह प्रतिनिधि क्या करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो लोकतंत्र को सुचारू रूप से बनाने के लिए या सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ आवश्यक आधार स्तंभ होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से? तो 4 मुख्य आधार स्तंभ बताए गए हैं। उनमें से जो पहला आधार स्तंभ है वह कौन सा है? देखिए, न्यायपालिका। न्यायपालिका मुख्य आधार स्तंभ है इस लोकतंत्र का। क्यों? क्योंकि देखिए, हम जनता क्या चाहती है? जनता न्याय चाहती है। और कैसा न्याय चाहती है? निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय चाहती है। इसलिए यहाँ पर न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। फिर दूसरी बात हम देखते हैं काय का, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्यों आवश्यक है? क्योंकि भारत में लोकतंत्र मौजूद है, और लोकतंत्र में हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो हमें एक योग्य प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है, और उसे कौन चुनती है? जनता चुनती है। कैसे? चुनाव के माध्यम से, अपना मत देकर, मतदान से चुनती है। तो यह जो चुनाव होते हैं निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए, इसके लिए बनाया गया है क्या? चुनाव आयोग। तीसरी बात आती है यहां पर यूपीएससी। अब देखिए, हमने तो हमारा प्रतिनिधि चुन लिया। हमारा प्रतिनिधि क्या करेगा? कानून बनाएगा और अन्य अलग अलग योजनाएं बनाएगा। इन योजनाओं को क्या करना होता है? एक सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जनता तक नहीं पहुंचा सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जनता तक इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए हमें कई सारे योग्य अधिकारियों की आवश्यकता होगी। तो उन अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं क्या? यूपीएससी आयोग। और चौथी जो बात कर रहे हैं हम, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, वह है क्या? केग। ठीक है, होता क्या है, देखिए सरकार किसका पैसा यूज कर रही है? जनता का। तो जनता का जो पैसा है वो एक व्यवस्थित रूप में लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसका निरीक्षण करने का काम किसका होता है? तो केग का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की आज हम चर्चा करेंगे। किसकी? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। क्या कहा जाता है जिसे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो पद है वह संवैधानिक है या फिर गैर संवैधानिक। ठीक है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की का जो उल्लेख किया गया है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। मतलब यह पद क्या हो गया? संवैधानिक पद हो गया। क्यों? क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब इस पद को या फिर इस पद पे किसी व्यक्ति को चुनने के लिए उसकी योग्यता क्या होती है? ठीक है, उसकी योग्यता को जानेंगे हम। अब देखिए, भारतीय संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि इसकी योग्यता क्या होगी। तो फिर इसकी योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? तो इसकी योग्यता का निर्धारण कैसे किया जाएगा? संसद के द्वारा कानून बनाकर इसकी योग्यता का निर्धारण किया जाएगा। फिर अब बात आती है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो केग की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
किसके द्वारा की जाती है केग की नियुक्ति? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात आती है कि ऐसे तो राष्ट्रपति के द्वारा कई सारी नियुक्तियां की जाती है, लेकिन जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की बात आती है तब राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करते हैं? वारंट जारी करते हैं। क्या करते हैं? वारंट जारी करते हैं। क्या कोई और पद भी ऐसे हैं जिसकी नियुक्ति के लिए वारंट जारी किया जाता है? तो देखिए यहां पर हमने जाना केग के लिए तो वारंट जारी कर रहे हैं राष्ट्रपति। साथ ही साथ अगर गवर्नर राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए भी वारंट जारी किया जाता है। फिर न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भी वारंट जारी यहां पर किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इतनी बात हमने जानी। फिर बात आती है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो कार्यकाल का भी कहीं उल्लेख यहाँ पर संविधान में नहीं किया गया है। कार्यकाल भी कौन निर्धारित करेगा इनका? संसद विधि बनाकर। तो अभी जो वर्तमान में इनका कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले पूरा होता है वही होता है इनका कार्यकाल। ठीक है, इनके कार्यकाल की बात हो गई। फिर बात आती है वेतन की कि इन्हें वेतन कहां से दिया जाएगा। इनका वेतन भी कोई संविधान में फिक्स नहीं किया गया है। वेतन का निर्धारण भी कौन करता है? तो वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। संसद करेगी इनका वेतन निर्धारित। साथ ही साथ इनका वेतन कहां से दिया जाता है? तो वह दिया जाता है भारत की संचित निधि से। कहां से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। और इनका जो वेतन रहता है वह कहलाता है कैसा? भारित व्यय। क्या कहलाता है? भारित व्यय। और जो भारित व्यय होता है, भारित व्यय का क्या अर्थ होता है? भारित व्यय मतलब ऐसा व्यय जिसके लिए सदन में या संसद में बहस तो होती है लेकिन क्या नहीं होता? मतदान नहीं होता। मतदान यहां पर नहीं होता है। वहां से इन्हें क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। फिर बात आती है इस शपथ की। शपथ कि इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो देखिए केग को शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। और केग की शपथ का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की जो अनुसूची 3 है, अनुसूची 3 में केग की शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके अनुसार केग क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 148 में इन तमाम बातों की जानकारी हमने ली। साथ ही साथ हटाने की प्रक्रिया भी जान लेते हैं। अब नियुक्ति जान ली, कार्यकाल जान लिया, वेतन जान लिया, फिर अब इन्हें हटाया कैसे जाए अपने पद से। तो देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को यदि अपने पद से हटाना है तो इन्हें साधारण रूप से अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। तो फिर कैसे इन्हें हटाया जा सकता है? देखिए यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, सेम वैसे के वैसे ही हटाएंगे किसे? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। मतलब जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद है वह किसके समान हो गया? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के समान यहाँ पर इनका पद होता है। इस बात से हम यह पता कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाएंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 आधार पर हटाया जा सकता है। वो 2 आधार कौन से हैं? तो पहला जो है वो है क्या? दुर्व्यवहार। अगर उसने किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। और दूसरा जो है वह है क्या? साबित कदाचार। साबित कदाचार। साबित कदाचार के आधार पर भी हम उसे हटा सकते हैं। अब देखिए इन दोनों बात की अगर पुष्टि होती है तो फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य, लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी अगर लोकसभा के सदस्य प्रस्ताव लेकर आते हैं
तो कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होगी? 100 सदस्य। अगर राज्यसभा के सदस्य मिलकर यह प्रस्ताव लाते हैं तो कितने सदस्य की आवश्यकता होगी? 50 सदस्य। मान लीजिए लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब देखिए, अगर लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 100 सदस्य मिलकर यह प्रस्ताव लाएंगे और वह किसके समक्ष रखेंगे? तो वह रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे। और अगर यहाँ पर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो कहाँ रखेंगे? राज्यसभा के सभापति के समक्ष रखेंगे। अब देखिए, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिड़ला। और यहाँ पर अगर सभापति की बात की जाए कि भारत में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो भारत में राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वही होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ पर सभापति होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो कौन है? ओम बिड़ला जी। और यहाँ पर हम देखें तो एम वेंकैया नायडू जी। अब यह दोनों अगर चाहे तो इसे मंजूरी भी कर सकते हैं और इसे नामंजूर भी इसे कर सकते हैं। सेम यह भी प्रक्रिया यहाँ पे भी अपनाई जाएगी। अब मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष ने इसे पास कर दिया, ठीक है, तो फिर कैसे हटा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या किया जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष ने इसे पास किया तो फिर वह क्या करेंगे? एक कमेटी बनाएंगे कि आप जांच कीजिए कि क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार है, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का कदाचार साबित हो रहा है। इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। वह 3 सदस्य कौन कौन होंगे? तो देखिए, पहला जो सदस्य होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य कोई न्यायाधीश भी होगा तब भी चलेगा। फिर दूसरी बात आती है कि दूसरा जो व्यक्ति होगा वह कौन होगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा व्यक्ति कौन होगा? तीसरा व्यक्ति होगा विधि विशेषज्ञ। विधि विशेषज्ञ यहां पर होगा। यह 3 लोग मिलकर क्या करेंगे? इस बात की जांच करेंगे कि क्या इनके ऊपर इस प्रकार के आरोप सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, यह जांच करने के पश्चात अगर यह सही पाया जाता है तब फिर क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा और इस प्रस्ताव को कैसे पास कराना होगा? अब विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत क्या होगा? विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2/3। अगर 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य इसे पास कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा। मतलब दोनों सदन में प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके पश्चात राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इसे फिर आदेश पारित कर उसे अपने पद से हटा सकते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा दिया है वैसे ही हम किसे हटा सकते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमने जान ली। आर्टिकल 148 में तमाम जानकारी हमने ले ली। अब देखिए, अब बात क्या आती है? अब हम 2 बातों को पहले जानते हैं। क्या? देखिए, एक होती है क्या? अकाउंटिंग, और एक होती है ऑडिटिंग। एक होती है अकाउंटिंग, एक होती है ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होती है? देखिए, किसी भी आपको कोई पैसे हमने दिए, ठीक है, उस पैसे का क्या है? पूरा हिसाब किताब रखना है। क्या होगा? अकाउंटिंग होगा। ओनली आपको क्या रखना है? हिसाब किताब रखना है। उस बात का मतलब जो धन आपको दिया जा रहा है उसका हिसाब किताब रखना क्या हो गया? अकाउंटिंग हो गया। और ऑडिटिंग की यदि हम बात करें तो जिस कार्य को करने के लिए मतलब जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो धन दिया जा रहा है उस धन का क्या करना है? निरीक्षण करना है। एक उद्देश्य पूर्ति हेतु जो धन दिया जा रहा है उसका निरीक्षण करना है यहां पर। तो देखिए, हुआ क्या था कि अभी तक हमने देखा वेतन, कार्यकाल वगैरह सब,
तो यह कब के कानून चल रहे थे? 1971 के कानून यहाँ पर लागू हो रहे थे। तो 1971 के कानून के अनुसार ही यहाँ पर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों भारत सरकार की कौन कर रहा था? उसके पहले भी जब से बना तब से ही अकाउंटिंग और ऑडिटिंग कौन कर रहा था? केग कर रहा था। लेकिन इस 1971 के कानून को 1976 में, कब? 1976 में संशोधित किया गया, और संशोधित कर क्या कर दिया गया कि अब भारत सरकार का जो धन रहेगा उसकी ऑडिटिंग कौन करेगा? ऑडिटिंग करेगा कौन? केग। लेकिन अकाउंटिंग अब केग नहीं करेगा। ठीक है, फिर यही बात राज्य सरकार से पूछी गई, तब राज्य सरकार ने स्पष्ट यहां पर मना कर दिया कि नहीं, हम तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों किससे करवाएंगे? केग से ही करवाएंगे। फिर बात आई कि यहाँ पर केंद्र सरकार के जो धन रहेगा उसकी अकाउंटिंग कौन करेगा? तो उसके लिए अब एक अलग पद बना दिया गया जिसे कहा गया क्या? CGA। क्या कहा गया उसे? CGA कहा गया। ठीक है, CGA यहां पर करेगा किसकी? केंद्र सरकार के धन की अकाउंटिंग, और जो राज्य सरकार के धन की ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है? तो केग ही कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके कार्य क्या होंगे। ठीक है, हमने 148 को जान लिया, अब हम जानेंगे किसको? आर्टिकल 149 को, कि केग के क्या कर्तव्य होते हैं। अब सीधा सीधा प्रश्न यदि बन जाता है कि केग के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, लेकिन केग के कार्यों को हम जाने उससे पहले हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए दिया जाए तो उसे कुछ स्वतंत्रताएं देनी आवश्यक होती है। मतलब केग की स्वायत्ता कह दें या फिर हम स्वतंत्रता कह दें, कि क्या स्वतंत्रता होती है केग की। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति से आपको कार्य करवाना है तो आपको उसे कुछ तो स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। अब सबसे पहली बात आती है कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले क्या डर रहता है कि अगर वह सही से कार्य नहीं करेगा या फिर किसी के खिलाफ कार्य करेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। तो पहले हटाने का डर ही उसे समाप्त कर दो। ठीक है, अब हटाने का डर कैसे समाप्त कर रहे हैं? देखिए, अगर केग को हटाना है तो इसे साधारण तरीके से नहीं हटाया जा सकता, इसे उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की होती है। अब ठीक है, इसे नॉर्मल तरीके से नहीं हटाया जा सकता, इसमें हम लिख सकते हैं कि केग को एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, इसे साधारण प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता। और वह प्रक्रिया क्या होती है? वह प्रक्रिया वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। फिर दूसरी बात आती है इनके वेतन की। दूसरा डर किसी व्यक्ति को क्या रहता है? वेतन का रहता है। तो इनका जो वेतन रहेगा उस वेतन में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के वेतन में यदि आप अलाभकारी परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन नहीं करेंगे जिससे कि उसको नुकसान हो, तो फिर वह अपना कार्य सही तरीके से करेगा। ठीक है, अब अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरी बात क्या रही है कि इसको जो वेतन प्रदान किया जाएगा वो कहां से किया जाएगा? तो उसे वेतन भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाएगा। भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाएगा मतलब क्या होगा कि यहां पर इसके वेतन के लिए किसी प्रकार के मतदान की आवश्यकता यहां पर नहीं होगी। चौथी बात हम देखें तो और क्या स्वतंत्रता है? देखिए, इसका एक बार इसकी नियुक्ति हो गई, इसका कार्यकाल खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब क्या है कि यह किसी भी या तो भारत सरकार हुई
चाहे राज्य सरकार, दोनों के अधीन किसी भी कार्यालय में अब कार्यरत नहीं रह सकते, ना ही राज्य सरकार के और ना ही केंद्र सरकार के, किसी भी कार्यालय में कार्यरत अब यह नहीं रह सकते। तो ये तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं इसे दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि ये अपने कार्यों को सही तरीके से करे। क्या करे? अपने कार्य को सही तरीके से यह करे। ठीक है, इनके कार्य को करने के लिए इनको अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, अब इनके कार्य को जाने, तो क्या कार्य यह करते हैं? सबसे पहला यदि हम कार्य देखें तो देखिए, भारत सरकार की जो संचित निधि है, भारत सरकार की संचित निधि साथ ही साथ राज्य सरकार की संचित निधि और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी क्या है, विधानसभा है, उनकी संचित निधि, उनके जो लेखा रहेंगे उनका निरीक्षण करने का काम कौन करेगा? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करेगा उनके लेखाओं के निरीक्षण करने का कार्य। फिर दूसरी बात आती है कि भारत सरकार की आकस्मिक निधि, भारत सरकार की आकस्मिक निधि तथा अन्य कार्य, और राज्य सरकार की आकस्मिक निधि और अन्य कार्यों का लेखा निरीक्षण कौन करेगा? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही करेगा। फिर तीसरी बात यहां पर आती है कि यदि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल दोनों में से किसी की भी अनुशंसा पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुशंसा पर कोई अन्य प्राधिकरण है, अगर उनकी ऑडिटिंग करना है तो वो भी कौन करेगा? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही करेगा। फिर बात आती है, मान लीजिए केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के कोई ऐसे विभाग जिनमें मतलब व्यापार से संबंधित है या फिर लाभ हानि से संबंधित है, या फिर देखें कि किसी कोई खाता से संबंधित है, बैंकिंग खाते से रहते हैं, उनकी अगर ऑडिटिंग करवाना चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार तो वह केग से करवा सकती है। ये कार्य करता है 149 के तहत, आर्टिकल 149 के तहत यह कार्य कौन करता है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इन कार्यों को करता है। अब देखिए कि क्या इन कार्यों के अलावा कोई और कार्य भी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करता है? तो हाँ, अभी तक हमने बात करी थी 149 की। अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि केग के कार्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 149। लेकिन अगर बात करें आर्टिकल 150 की, 150 की बात करें तो भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वह राष्ट्रपति को इस बात की सलाह दे सकता है। किसे? राष्ट्रपति को इस बात की सलाह दे सकता है कि जो भारत और भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की जो लेखा रहेंगे उनका प्रारूप कैसा हो। ठीक है, अगर इसके प्रारूप का निर्धारण करना है तब भी कौन करेगा? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही करेगा। तो यही कहता है आर्टिकल 150 की लेखा का प्रारूप तैयार करने का कार्य जो है वो किसका है? केग का। फिर बात आती है आर्टिकल 151 की। ठीक है, आर्टिकल 151 में कहा गया है कि केग जो अपना प्रतिवेदन किसे देगा? तो केग अपनी रिपोर्ट अगर केंद्र की रिपोर्ट देनी है तो वह देगा किसे? राष्ट्रपति को। और अगर राज्य की रिपोर्ट सौंपनी है तो किसे सौंपेगा? राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देगा। फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति क्या करता है? इसे संसद में प्रस्तुत करता है। फिर संसद में प्रस्तुत करने के पश्चात क्या किया जाता है कि एक अलग से समिति होती है, जिस समिति का नाम है क्या? लोक लेखा समिति। क्या नाम है उसे? लोक लेखा समिति।
इस लोक लेखा समिति के द्वारा इस संपूर्ण रिपोर्ट की जांच की जाती है। ठीक है, अब इस लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं और कहां से आते हैं? तो देखिए, इस लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं और इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य कहां से आते हैं? वो आते हैं लोकसभा से, और जो 7 सदस्य रहते हैं वो आते हैं कहां से? राज्यसभा से। ठीक है, वो लोग मिलकर क्या करते हैं? इस केग की रिपोर्ट की जांच प्रकार से बन जाता है कि केग के कार्यों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। कैसा विवरण दीजिए? आलोचनात्मक विवरण दीजिए। देखिए, इसके कार्य को तो हमने जान लिया, संचित निधि की ऑडिटिंग करना, आकस्मिक निधि की ऑडिटिंग करना, अन्य प्राधिकरणों की ऑडिटिंग करना, साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल बोल देते हैं कि कोई अन्य प्राधिकरण है तो उनकी ऑडिटिंग कर रहा था। फिर अब इसकी आलोचना। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि केग के कार्यों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, तो क्या इसकी आलोचना रहेगी? देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, इसलिए यहां पर आलोचना भी होगी ही सही। कैसे? पहली बात आती है आलोचना को लेकर, तो हमने देखा था कि केग की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता है? तो मंत्री परिषद की सिफारिश पर केग की नियुक्ति करता है। देखिए, अब धन का खर्च कौन करेगा? योजना बना रही है मंत्री परिषद, और धन का खर्च भी कर रही है मंत्री परिषद, और उसी के द्वारा खर्च किए जाने वाले धन की अगर ऑडिटिंग करेगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी भावना परिवर्तन होती है। तो इसकी नियुक्ति को लेकर आलोचना की जाती है। क्या आलोचना की जाती है? कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं करवाकर एक कोलिजम प्रणाली के द्वारा की जानी चाहिए। कोलिजम प्रणाली के द्वारा की जानी चाहिए। फिर दूसरी बात आती है क्या? देखिए, जो केग का पद है वह लिया गया है कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो क्या है का जो पद है वो एक औपनिवेशिक पद है। कैसा पद है? एक औपनिवेशिक पद है। बहुत सारे आलोचक इसे कहते हैं कि यह एक औपनिवेशिक पद है, और औपनिवेशिक पद होने के साथ साथ यह सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? निरीक्षक का कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य बिल्कुल भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो धन खर्च हो जाता है, धन खर्च हो जाने के पश्चात उसकी जांच करता है, ना कि धन खर्च करते समय उसे रोकता है। इसलिए इस पद को क्या कहा गया है? इसलिए इस पद को क्या कहा गया है कि यह शव विच्छेदन का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? यह शव विच्छेदन का कार्य कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? यह जब मर्डर कर रहे हैं तो उस मर्डर को रोक नहीं रहा है, मर्डर हो जाने के पश्चात उसकी जांच कर रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है? मर्डर हो जाने के पश्चात उसकी जांच कर रहा है। फिर तीसरी बात क्या आ जाती है यहाँ पर? इसका जो दृष्टिकोण है ना, इसका दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है, ऐसा भी यहां पर कहा जाता है। फिर चौथी बात आलोचना करते हुए कहा जाता है कि अलग अलग विभागों की जो जानकारी है या फिर जांच करना एक निश्चित समय पर पॉसिबल नहीं है। इतने सारे विभाग रहते हैं, उनकी जांच एक निश्चित समय पर नहीं हो पाती। अलग अलग विभागों की जानकारी या फिर उनकी जांच करना तो एक निश्चित समय पर उनकी जांच नहीं हो पाती। इस प्रकार से भी यहाँ पर आलोचना की जाती है। ठीक है, फिर और क्या प्रश्न बन सकता है? तो और देखिए, अगर ऐसा प्रश्न बनता है कभी, देखिए जो केग का पद है, ये केग का पद कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। अब सीधा सीधा यदि प्रश्न बन जाता है कि ब्रिटेन के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में क्या अंतर है? ठीक है, ये हो गया भारत का केग और ये हो गया ब्रिटेन का केग। अब सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन और भारत के केग में क्या अंतर है, तो सबसे पहले यदि हम भारत की बात करें तो भारत का केग क्या करता है? भारत का जो केग है वो सिर्फ महालेखा निरीक्षक है। महालेखा
निरीक्षक है, नियंत्रक नहीं है। सिर्फ क्या है, भारत का जो केक वो महालेखा निरीक्षक है, नियंत्रक नहीं है। जबकि ब्रिटेन का जो केक है वह महालेखा निरीक्षक और नियंत्रक दोनों का कार्य करता है। फिर दूसरी बात आती है कि भारत का केक यहां पर संसद का सदस्य, संसद का सदस्य है क्या है, इसे हम चुनकर भेज रहे हैं क्या, ठीक है, नहीं, संसद का सदस्य यह नहीं होता है। और जो ब्रिटेन का जो केक है वह क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। इस प्रकार से भी अंतर हम देख सकते हैं। तीसरी बात, भारत का जो केक है वह क्या कर रहा है, पैसे खर्च होने के बाद में लेखा जोखा कर रहा है। एक बार पैसा खर्च हो गया उसके पश्चात उसका लेखा जोखा करता है। जबकि ब्रिटेन का जो केक है उसकी अनुमति के बिना पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। जब तक केक की अनुमति नहीं होगी तब तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो देखिए हमने इन तमाम प्रश्नों के उत्तरों को भी जाना। अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो हम आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर कार्य पूछ लिया जाए तो कार्य भी हम लिख देंगे। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि आलोचनात्मक वर्णन कीजिए तो आलोचनात्मक वर्णन भी इस प्रकार से किया जा सकता है। फिर अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के केक कौन है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजीव महर्षि कौन है, राजीव महर्षि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। फिर यदि पूछ लिया जाए कि भारत के पहले के मतलब प्रथम महालेखा निरीक्षक कौन है, तो उनका नाम है क्या, नरहरि राव, नरहरि राव, ठीक है। साथ ही कुछ अन्य प्रश्न तो हमने जान लिए और फिर ये लिस्ट भी आपको एक बार देख लेना है कि सारे अभी तक कौन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। कब इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं रहे, तब भी आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाए। ठीक है, धन्यवाद।